भार्गवी जो कि पटना में रहती है, वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव अपने दादा दादी के यहाँ आई थी। और शुरुआत में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही दिन बीतता है, जैसे ही रात होती है, तो भार्गवी देखती है कि उसके दादा और दादी उसे घर के अंदर ले लेते हैं और पूरा गांव एकदम सुनसान हो जाता है और सब लोग अपने खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर देते हैं और सुबह होने तक कोई भी बाहर नहीं निकलता। भार्गवी के मन में बस यही सवाल आ रहा था कि आखिर ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है पटना के इसी छोटे से गांव से। अब इसी गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में रहते थे 3 लोग, रमेश, उसकी बीवी नीलम और इनकी बेटी इंदु। अब इनकी जो जिंदगी है इस गांव में वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रही थी। असल में ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इनको 2 वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल से मिलता था। और ये जो रमेश का परिवार है, ये गांव के अंदर नहीं रहता था, ये गांव से थोड़ा दूर साइड में रहता था और इनका घर एकदम अलग था सबसे, क्योंकि इनकी जाति नीची थी और इसलिए ही गांव वाले इनको बिल्कुल भी बुलाते नहीं थे। गांव का जो भी त्योहार हो, जो भी फंक्शन हो, उसमें रमेश को बिल्कुल भी बुलाया नहीं जाता था। और जो इंदु है वो इस गांव में खेलने के लिए आती, लेकिन वो हमेशा ही अकेली बैठी रहती, क्योंकि उसके साथ कोई भी बच्चे खेलते तक नहीं थे, क्योंकि उन सभी गांव वाले बच्चों को उनके माँ बाप ने मना किया होता है इंदु के पास भी जाने से और या फिर उसको बुलाने से। लेकिन फिर भी इंदु इन सारी चीज़ों को अपने मन में बिल्कुल भी लेती नहीं थी। और जबकि इस गांव में रमेश और उसके परिवार को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, तो इसलिए ही जो इंदु है वो पास ही के दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती थी। और जो रमेश और नीलम है वो शहर में जाके मजदूरी का काम करते थे। जो भी बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है वो वहाँ पे जाके काम करते थे। और अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आखिर अगर इनके परिवार के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है तो ये लोग इस गांव को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। असल में रमेश और उसका परिवार, असल में उसकी पहले की जो पीढ़ियाँ थी वो शुरू से ही इस गांव में रहती हुई आ रही है। तो रमेश भी इस गांव को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और पहले तो इनके परिवार के साथ सब गाँव वाले अच्छे ही थे, लेकिन जैसे जैसे सदियाँ बीती तो ये गाँव पूरा ही बदल जाता है। और अभी इस वक्त में रमेश और उसके परिवार के साथ सब गांव वाले ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अब वही पास वाला गांव जहां पे इंदु पढ़ने के लिए जाती है, वहीं पे इस बार वहीं पे एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही थी। तो रमेश और नीलम भी वहीं पे काम पर जा रहे थे। रमेश, नीलम और इंदु साथ ही में उस पास वाले गाँव में जाते हैं और वो इंदु को उस गाँव के विद्यालय में छोड़कर दोनों ही अपने मजदूरी काम के लिए चले जाते हैं। अब ये एक दिन की बात है। जो नीलम थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी, तो वो काम के लिए नहीं गई। और जो रमेश है वो अकेला ही पासी के गांव में गया था मजदूरी करने के लिए। उसने इंदु को विद्यालय छोड़ा और वो अपने काम पे निकल जाता है। और फिर विद्यालय का समय ख़त्म होता है और इंदु अपने पिता की राह देख रही थी, क्योंकि हर रोज़ रमेश और नीलम ही उसको लेने आते थे। तो अब इंदु राह देख रही थी। उसे बैठे बैठे तकरीबन 1-2 घंटे बीत जाते हैं। तो इंदु खुद खड़ी होती है और अपना बैग उठा के खुद ही घर चलने लग जाती है। अब ये जो दोनों गांव थे, इन्हीं दोनों गांव के बीच एक रास्ता था जो कि था शॉर्टकट, जहाँ से अक्सर गांव के सभी लोग आते जाते रहते हैं। और रमेश, नीलम और इंदु भी यहीं से आते जाते रहते हैं। तो अब जो इंदु है वो बस इस खाली रास्ते पर चलते हुए आ रही थी और पता नहीं क्यों मगर आज जो ये खामोशी है वो इंदु को बहुत ही ज़्यादा चुभ रही थी। इंदु को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। उसे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। इंदु बस चलते चलते जा ही रही थी कि तभी उसे दिखता है कि सामने बहुत सारे लोगों का झुंड खड़ा हुआ है। जैसे ही इंदु उस झुंड के बीच में गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे दिखता है कि रमेश, यानी कि उसके पिता, उस सारे सर्कल के बीच में पड़े हुए हैं। उसी के बाजू में उसकी माँ बैठे बैठे रो रही है और सब लोग बस उन्हें देख रहे हैं। इंदु उसकी माँ के पास जाती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ।
आखिर ये ऐसे पड़े हुए क्यों है। लेकिन उसकी माँ बस रोए जा रही थी। असल में रमेश की मौत हो चुकी थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसे गांव के हॉस्पिटल में भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि यह बहुत पहले ही मर चुका है। और फिर नीलम और इंदु ने रमेश की सारी अंतिम क्रियाएं की और जो भी सारे आखिरी रिचुअल्स थे वो सब पूरे किए गए। और अब रमेश के जाने के बाद इनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से बिताने लगे थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा था। नीलम और इंदु धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी और अब इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि ये लोग बस जी रहे थे। इनके जीने का कुछ भी मतलब नहीं था। अब बहुत दिन बीतते हैं और एक शाम इंदु जो है वो अपने गांव के एक पेड़ के पास बैठी हुई थी। सामने कुछ बच्चे खेलने आते हैं और वो सभी लोग पहली बार इंदु को खेलने के लिए बुलाते हैं। और ये बहुत ही अजीब था, लेकिन इन लोगों ने कभी भी इंदु को बुलाया नहीं है। लेकिन आज इंदु को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आखिरकार वो अब इनके साथ खेल पाएगी। तो उस शाम इंदु उन सबके साथ जम के खेली और वो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, हंस खेल रही थी। और खेलते खेलते इंदु को पता ही नहीं चलता कि कब शाम की रात हो जाती है। तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। इंदु को ऐसा लगता है कि अब उसे घर चले जाना चाहिए क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो तो बस खेलते ही रहेंगे, क्योंकि इनके घर यहीं पे पास ही में है। तो इंदु अपने घर चली जाती है। इंदु आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो एकदम, उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो बस भागते हुए अपने घर जा रही थी क्योंकि उसे बताना था उसकी माँ को, नीलम को, कि आज सारे बच्चे उसके साथ कितने अच्छे से खेले, कितना अच्छा व्यवहार किया उन लोगों ने इंदु के साथ। तो इंदु अपने घर पहुंचती है और जैसे ही उसने अपने उस घर का दरवाज़ा खोला, उसे दिखता है कि घर के बीचों बीच उसकी माँ पड़ी हुई है। उसके पैर पर सांप के काटने का निशान था और नीलम का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। मतलब उसे सांप का जहर पूरा चढ़ चुका था। इंदु उसके पास बैठ जाती है और उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी माँ भी नहीं रही। इंदु जोर जोर से रोने लग जाती है। उसे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हुआ। और अब इस हादसे के बाद इंदु जो है वो पढ़ाई करने जाना छोड़ देती है क्योंकि उसके माँ बाप तो रहे नहीं थे, तो उसकी स्कूल की फीस कौन ही भरता। तो वो बस अपने घर में पड़ी रहती। उसकी सादी सी जिंदगी जो कि जैसे तैसे चल रही थी वो अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। इंदु जो है वो छोटी थी तो उसको कोई काम पर भी नहीं रखता था। ऊपर से वो जाति का प्रॉब्लम तो था ही, तो कोई गांव वाले भी उसे किसी काम पे नहीं रखते थे। और उसे जब भी भूख लगती तो वो पूरे गांव में घूमती और हर एक इंसान का दरवाज़ा खटखटाती और उससे कुछ खाने के लिए मांगती। लेकिन कोई भी गांव वाला उसे कुछ भी खाने के लिए बिल्कुल नहीं देता था। और ऊपर से इंदु जहाँ पर रहती थी अपने घर में, वहाँ पे भी गांव के सारे बच्चे आकर उसका मजाक उड़ाते, उसे चिढ़ाते। और अगर कोई इंसान रास्ते से जा रहा हो और इंदु उसे बीच में मिल जाए तो वो उसे बहुत ही परेशान करते, मारते, पीटते और उसे अपने रास्ते से हटा देते थे। और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर इंदु जो है वो गांव के अंत में एक बड़ा सा नाला था, एक पूरा एरिया था जहाँ पर कोई भी आता जाता ही नहीं था। इंदु वहाँ पर जाकर रहने लग जाती है और इंदु बस वहाँ पर पड़ी रहती और उसे जो भी खाना मिलता, आसपास बचा कुचा पड़ा हुआ, वो उसे उठाकर खा लेती थी। और चाहे वहाँ पे धूप हो, छाँव हो, ठंड हो या फिर गर्मी या फिर बारिश, इंदु बस वहाँ पर पड़ी रहती थी। और फिर एक दिन ठीक से खाना पानी ना मिलने पर इंदु की जान चली जाती है और उसका शरीर वो वहीं पे पड़ा पड़ा गल जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। और बाकी जो भी हिस्सा उसके शरीर का बचा था वो सारे आसपास के जानवर आके खा जाते हैं। लेकिन जिस दिन से इंदु मरी थी उसी दिन से गांव में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। गांव के बच्चे जो कि देर रात तक बाहर खेलते रहते थे
उन्होंने अब बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव के जितने भी लोग थे, जैसे ही रात के 9 बजते थे, सब लोग अपने घरों में घुस जाते थे और वो खिड़की दरवाजे बंद कर देते थे। और फिर पूरी रात कोई भी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता था, क्योंकि गांव में कहीं से एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ कहाँ से आ रही है ये किसी को भी पता ही नहीं चलता। बस वो आवाज़ दूर अंधेरों में से सुनाई देती है, और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो आवाज़ पास आती जा रही है। और हर रात को सबके घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है, और सारे गांव वाले यही मानते थे कि ये वही इंदू है, जो कि अब बाल चुड़ैली बन चुकी है। बाल चुड़ैली उसे कहते हैं जो कि जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक हुई हो, और जिस तरह से इंदू की मौत हुई है वो अब बाल चुड़ैली बन चुकी है, और अब वो इस पूरे गांव को हॉन्ट करती है। और पूरे गांव में से जो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो है एक परिवार, जो कि गांव के बीचों बीच एक बड़े से बंगले में रहते हैं। वो लोग बाल चुड़ैली से इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उन्होंने अपने बेटे को पटना शहर के एक हॉस्टल में डाल दिया था। तो उनका बेटा गांव में बिल्कुल रहता ही नहीं था, वो बस गांव के बाहर पटना शहर में हॉस्टल में रहता था। तो अब इनका जो बेटा है वो वहीं पे पटना शहर में बड़ा होता है, हॉस्टल में ही रहते रहते वो अपनी सारी पढ़ाई पूरी करता है, और फिर वहीं पे उसकी शादी करा दी जाती है और वो वहीं शहर में बस जाता है। और अब हम आ जाते हैं 15 साल बाद। इन 15 सालों में ये आदमी कभी कभी ही अपने घर, अपने गांव जाता था, क्योंकि अक्सर उसके माँ बाप उसे मना ही करते थे उसके परिवार के साथ इस गांव में आने से। अब इसी आदमी की एक बेटी थी जिसका नाम था भार्गवी, जो कि स्कूल में पढ़ती थी, और एक बहुत ही अच्छी लाइफ वो अपने मॉम डैड के साथ पटना सिटी में बिता रही थी। इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी, खुशियों से भरी हुई थी। भार्गव के जो डैड है वो एक जगह नौकरी करते थे, और उसकी मॉम वो एक हाउसवाइफ है, और इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। और अब इसी बीच भार्गवी के स्कूल की छुट्टियां आ जाती है। तो भार्गवी जो है वो अपने मॉम डैड से कहती है कि उसे इस बार अपने गांव में जाना है, क्योंकि कितने ही साल हो चुके हैं ये लोग अपने गांव बिल्कुल भी नहीं गए। भार्गवी कहती है कि मुझे अपने दादा दादी से मिलना है, तो मुझे बस गांव जाना ही है। तो भार्गवी के कहने से उसके मॉम डैड भी मान जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी कितने सालों से अपने गांव गए ही नहीं है। तो ये लोग फिर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाते हैं। और जैसे ही भार्गवी के डैड वो जैसे ही अपनी कार में से बाहर कदम रखते हैं और वो गांव को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जैसे कुछ अजीब ही छाया हुआ है पूरे गांव में। एकदम घने काले बादल थे आसमान में, एकदम अजीब और एकदम बहुत ही मायूस सा माहौल था। लेकिन फिर ये ज़्यादा नहीं सोचते। भार्गवी और उसके मॉम डैड तुरंत ही चले जाते हैं अपने घर के अंदर, जहाँ पे उसके दादा दादी जैसे ही इनको देखते हैं तो भार्गवी के दादा तुरंत ही उसके डैड को डांटने लग जाते हैं, और वो उनसे कह रहे थे कि आखिर तुम हमें बताए बगैर यहाँ पर कैसे आ गए, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था ना। लेकिन डैड दादा को कुछ ना कुछ बोल के समझा ही लेते हैं। और जो भार्गवी थी वो बाहर गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उनके साथ खेलने के लिए चली जाती है। वो उनके साथ बहुत ही मज़े करती है, और गांव के बच्चों के साथ वो बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाती है। लेकिन अब बजते हैं रात के 9, और भार्गवी देखती है कि जैसे ही रात के 9 मतलब बस 5-10 मिनट की ही देर बची होगी, तभी गांव के सभी लोग एक एक करके अपने बच्चों को खींचते हुए जल्दी से लेकर अपने घरों में घुस जाते हैं। भार्गवी जो कि अकेली अभी इस गांव में खड़ी हुई थी, उसके दादा भी जल्दी से आते हैं और उसका हाथ पकड़ के जल्दी से घर में घुस जाते हैं। और भार्गवी देखती है कि उसकी दादी वो जल्दी जल्दी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रही थी। भार्गवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह घर के अंदर एक कैद खाना टाइप क्यों हो रहा है। सब लोग एकदम चुपचाप धीरे धीरे डिनर करते हैं, और फिर सब लोग जैसे ही सोने का टाइम होता है तो दादा और दादी
इन सबको एक ही रूम के अंदर कहते हैं कि सबको सोना पड़ेगा। तो ये लोग एक ही रूम में जाकर सो जाते हैं और इस रूम का भी जो दरवाज़ा था उसे भी बंद कर दिया गया था और इस कमरे की जो खिड़कियाँ थी वो भी बंद कर दी गई थी और सभी लोग इस कमरे में सो जाते हैं। लेकिन जो भार्गवी थी उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए थे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो भार्गवी को बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था और उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो वो खड़ी होती है और वो कमरे की एक खिड़की खोलती है। जैसे ही उसने खिड़की खोली उसे दिखता है कि खिड़की के पास से ही एक उसकी ही उम्र की लड़की पास होती है। वो लेफ्ट से राइट जा रही थी और उसने सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई थी, उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे। तो वो लड़की जैसे ही पास हुई वो अचानक से चलते चलते ही रुक जाती है और वो पीछे मुड़कर खिड़की की ओर देखती है। वो खिड़की के ही पास आती है और वो भार्गवी से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो और कोई मीठी चीज़ हो सके तो भार्गवी उस लड़की से कहती है कि हाँ तुम यहीं पर रुको, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। भार्गवी चुपके से कमरे का दरवाज़ा खोलती है और वो किचन में जाती है। किचन में वो देखती है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन एक बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था। तो वो उसे उठाती है और वो वापस विंडो के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि वो लड़की वो गायब हो चुकी है। भार्गवी बस आसपास बाहर नज़र घुमा रही थी लेकिन उसे वो लड़की कहीं पर भी दिख नहीं रही थी। तभी उसे सुने देता है कि इनके घर का मेन डोर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है और उसकी आवाज़ जैसे पूरे गांव में गूंज रही हो। भार्गवी को एक पल के लिए लगा कि उसे दरवाज़ा खोल देना चाहिए, लेकिन फिर उसे दादा दादी की बातें याद आती है कि उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तो भार्गवी जल्दी से इस कमरे का भी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और वो बस सो जाती है। वो सोना चाह रही थी लेकिन फिर भी वो जो नॉकिंग की साउंड थी वो बढ़ती जा रही थी और जैसे ऐसा था कि ये जो आवाज़ है ये पूरे कमरे में किसी को भी सुने नहीं दे रही। भार्गवी के मॉम डैड, उसके दादा दादी, किसी को भी नहीं, लेकिन भार्गवी को उसे सुने दे रही है। लेकिन फिर भी भार्गवी जैसे तैसे करके सो जाती है। जैसे ही सुबह हुई तो सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका था। जो भार्गवी के दादा दादी थे और जो उसके मॉम डैड थे वो बस आराम से घर में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जो दादी और भार्गवी की मॉम थी वो किचन में चाय बना रही थी और जो उसके डैड और दादा थे वो लिविंग रूम में बैठे बैठे बातें कर रहे थे और जो दादाजी है वो बातें करते करते अखबार भी पढ़ रहे थे। भार्गवी इन सबको देख रही थी लेकिन फिर भी उसने इन सबको कुछ भी बताया नहीं कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। और फिर नहा धो के तैयार बैयार होके वो बस बाहर अपने नए गांव वाले दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। और फिर ये पूरा दिन भी ऐसे ही निकल जाता है भार्गवी के खेल खेल में। जैसे ही शाम होती है तो भार्गवी की जो दादी है वो बाहर निकलती है अपने सारे पड़ोसियों के साथ बैठने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उन्होंने देखा कि जो सारे बच्चे हैं जो कि आसपास में ही खेल रहे हैं लेकिन उनके साथ भार्गवी कहीं दिख नहीं रही। दादी जाती है एक बच्चे के पास और उनसे पूछती है कि आखिर भार्गवी कहाँ है। तो वो बच्चा कहता है कि वो तो अभी यहीं पर थी, हमारे साथ खेल रही थी, लेकिन अभी हमें भी नहीं पता। तो दादी जल्दी से दादा को और भार्गवी के मॉम डैड को कहती है और फिर सभी लोग आसपास भार्गवी को ढूंढने लग जाते हैं। और भार्गवी के दादा उसे ढूंढते हुए उसी नाले के पास पहुंच जाते हैं, उसी सुनसान एरिया में। तभी उन्हें दिखता है कि जो भार्गवी है वो एक पेड़ के पास खड़ी हुई है और वो ना तो हिल रही है ना ही कुछ कर रही है, वो बस चुपचाप खड़ी हुई है उसी पेड़ के सामने देखते हुए। उसके दादा जल्दी से भार्गव के पास जाते हैं और वो उसे वहाँ से जल्दी से वापस अपने घर ले आते हैं।
सब लोग भार्गवी से पूछ रहे थे कि आखिर वो खेलते खेलते इतनी दूर कहाँ से पहुँच गई जहाँ पे कोई जाता तक नहीं है। तो भार्गवी बस बोल रही थी कि मुझे भी नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे पहुँच गई, असल में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। भार्गवी के मॉम डैड बहुत ही गुस्सा हो चुके थे, लेकिन फिर उसके दादा दादी ने सारी बात को रफा दफा कर दिया और इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बच्ची है, ऐसा हो जाता है। और फिर रात हो चुकी थी तो ये लोग वही अपनी सारी सेम चीज़ें करते हैं। रात को 9 बजने से पहले ही सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फिर डिनर किया और थोड़ी देर एक दूसरे के साथ बैठे और फिर ये लोग वापस से उसी कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज की रात हमेशा वाली रातों की तरह नहीं थी। आज की रात कुछ अलग हुआ। जैसे ये लोग सोने जाते हैं, जो भार्गवी है वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लग जाती है। दादा दादी और उसके मॉम डैड सब लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, वो ऐसे क्यों चिल्ला रही है। लेकिन भार्गवी वो बस एक ही चीज़ बोले जा रही थी, वो मुझे दिख रही है, वो मेरे पास आ रही है। बस भार्गवी चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी और वो बस अपने मॉम डैड के पास एकदम डर के बैठी हुई थी। वो पूरी रात बस भार्गवी चिल्लाते हुए निकाल देती है और फिर अगले दिन एक पंडित को बुलाया जाता है। वो कुछ विधि करता है और भार्गवी के हाथ में एक धागा बांध देता है, लेकिन फिर भी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उस रात भी भार्गवी बस चिल्ला चिल्ला कर एक ही लाइन कह रही थी कि वो मेरे पास आ रही है। वो बस दूर से चलते हुए मेरे करीब आती जा रही है और वो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। ये सब लोग बस इसी सोच में डूबे हुए थे कि आखिर भार्गवी को ऐसा क्या दिख रहा है, क्योंकि पूरे कमरे में बस भार्गवी और उसका परिवार अकेला ही होता था और इनके अलावा कोई और होता ही नहीं था। उसके बाद एक साथ बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, बहुत सारे हवन किए गए और बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन हर रात को जो भार्गवी है वो बस चिल्लाती रहती। और इसी कारण जो सारे गांव वाले हैं और साथ ही साथ जो भार्गवी का परिवार है वो सभी लोग यही मान रहे थे कि ये हो ना हो इंदु की आत्मा ही है जो कि भार्गवी को दिख रही है। जब पंडितों से कुछ नहीं हो पाया तो फिर बहुत सारे तांत्रिक भी बुलवाए गए। उन लोगों ने भी बहुत सारी काली विद्याएं की, बहुत सारे हवन किए, लेकिन फिर भी वो लड़की भार्गवी को दिखना बंद नहीं हो रही थी और अब उसकी तबीयत धीरे धीरे करके बहुत ही खराब होने लगी थी। जो भी गांव वाले जो कि उससे देखने आते थे, खबर पूछने आते थे, वो सब लोग बस यही कहते थे कि अब भार्गवी नहीं बचने वाली। अब एक दिन भार्गवी के डैड को उसके एक दोस्त का फोन आता है। वो जो दोस्त था वो गुजराती था। तो जैसे ही भार्गवी के डैड बात बात में उसको अपनी बेटी के बारे में बताते हैं तो उनका वो दोस्त उनसे कहता है कि उसके गांव में बहुत ही अच्छे मेलडी माँ के पुआ है, अगर तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकल आएगा। तो फिर भार्गवी के डैड और उसके दादा वहीं पे पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पे जाके उनको सारी समस्या अपनी बता देते हैं। फिर रात को बुआ इनके घर आते हैं और वो देखते हैं कि भार्गवी बैठे बैठे बस एक दिशा में देखते हुए चिल्ला रही है और बुआ को वो दिखता है जो कि इनके परिवार में से किसी को भी नहीं दिख रहा था। बुआ को दिखता है कि भार्गवी के सामने ही एक लड़की खड़ी हुई है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही बाल चुड़ैली, ये वही इंदु की आत्मा ही थी। और वो धीरे धीरे चलते हुए बस भार्गवी के पास जा रही थी और अब ऐसा था कि जैसे वो भार्गव के पास पहुंच ही गई है तो बुआ सब कुछ देखते हैं और वो उस आत्मा से पूछते हैं कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वो आत्मा कहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो वो बुआ उससे पूछते हैं कि आखिर हम तुम्हारी मदद कैसे करें, आखिर हम तुम्हें मुक्ति कैसे दिलाएं। तो वो आत्मा कहती है कि उसी खाली सुनसान एरिया में, उसी नाले के पास जहाँ पे मैं मर गई थी, वहीं पे एक बड़ा सा पेड़ उग चुका है
और उसी पेड़ की जड़ों में मेरे शरीर का एक हिस्सा फंसा हुआ है। तुम लोग बस उस हिस्से को वहाँ से निकालो और मेरी अंतिम क्रियाएं पूरी करो, जिससे कि मुझे मुक्ति मिल सके। तो भार्गवी के डैड और उसके दादा जल्दी से उस सुनसान एरिया में जाते हैं और उन्हें वो पेड़ वहीं पे दिखता है। वो वहीं पे खोदते हैं और उन्हें मिलती है एक हड्डी उसी पेड़ की जड़ों में लिपटी हुई। तो वो लोग उस हड्डी को वहाँ से निकालते हैं और जल्दी से वो लोग घर लेकर आते हैं और इंदु की शरीर की बची हुई हड्डी से सारी अंतिम क्रियाएं पूरी की जाती है, जिससे कि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और उसके कुछ दिनों बाद ही भार्गवी वापस से एकदम नॉर्मल हो जाती है। और ये जो सारी अंतिम क्रियाएं थी, ये बुआ ने करने के लिए बोला था सिर्फ और सिर्फ भार्गवी के दादा दादी को। लेकिन जैसे ही भार्गवी के डैड ने पूछा क्यों, तो बुआ ने कहा कि कुछ राज अगर राज ही रहे तो अच्छा रहेगा। तो बुआ ने आखिर ये कौन से राज की बात की? असल में भार्गवी के दादा ने ही इंदु के पिता रमेश को मारा था, वो भी अपने सारे गांव वालों के साथ मिलके। क्योंकि वो नीची जाति का था और वो गांव छोड़कर नहीं जा रहा था। बस इसलिए वो अपने काम से वापस आ रहा था और रास्ते के बीच में ही उसे मार कर फेंक दिया गया और फिर दिल का दोहरा बता दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही सारे गांव वालों ने देखा कि जो इंदु और उसकी माँ नीलम है वो गांव छोड़कर नहीं गई, बल्कि वो लोग वहीं पर वापस अच्छे से जीने लग गई है, जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी वापस चलाने लग गई है। तो फिर एक शाम सारे बच्चों को बस कह दिया गया कि वो अपने साथ इंदु को खेलने दे। और फिर उसी शाम को सारी गांव की औरतें भार्गवी की दादी के साथ इंदु के घर जाती है और नीलम को मार डालती है। और उसे मारा जाता है इस तरह से कि सभी औरतें उसको पकड़ लेती है। और भार्गवी की दादी अपने साथ एक सांप पकड़ के लाई थी, तो वही सांप बस उसके पैर में उसका मुंह वो लगा देते हैं, जिससे कि सांप उसे काट लेता है और नीलम की मौत हो जाती है। और इसी कारण से जो इंदु की आत्मा थी, जो कि बाल चुड़ैली बन चुकी थी, वो पूरे गांव में घूमती थी और सबको डराती थी। लेकिन वो बस पीछे पड़ी भार्गवी के, क्योंकि वो अपना बदला चाहती थी और साथ ही में वो मुक्ति भी चाहती थी, जो कि आखिर में उसे मिल गई। तो यही थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में।